हेलो फ्रेंड, दिस इज अभिषेक सिन्हा। आज हम आपको पुष्यभूति वंश का दूसरा वीडियो पढ़ाएंगे। इससे पहले भी हम एक वीडियो पुष्यभूति वंश अर्थात जो हर्षवर्धन का वर्धन वंश जिसे कहते हैं वो हम पढ़ा रहे थे। तो ये वीडियो भी काफ़ी अच्छा होने वाला है, इसको एंजॉय करिए। थोड़ा सा तबीयत नहीं ठीक था इसलिए एक दो दिन लेट हो गया वीडियो बनाने में। देखिए, हर्षवर्धन जो थे वो सभी धर्म को काफ़ी इज्जत देते थे। मतलब ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हिंदू धर्म को इज्जत देते थे, जो भी धर्म के लोग आते थे उनके शरण में उन सबको इज्जत देते थे। प्रजा के रूप में अलग अलग धर्म भी था, सबको वो बराबरी का इज्जत देते थे। और उन चाहे वो बौद्धिक धर्म हो, चाहे जैन के धर्म के लोग हों, चाहे वो सनातन धर्म के लोग हों, सभी धर्म को हर्षवर्धन एकदम बराबरी का इज्जत देते थे। मतलब उनका मानना था कि जनता जो है उनके लिए सब बराबर है, और राजा के लिए जनता के द्वारा मतलब जो जनता है उसके तहत जनता को देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी धर्म के आधार पे उसको विशेष रूप से ज़्यादा इज्जत देना चाहिए। ये हर्षवर्धन का एकदम शुरू से ही थिंकिंग था। और प्रत्येक 5 वर्ष का जो समय आता था तो उन्होंने प्रयागराज जाओगे, वहाँ पे संगम का एक क्षेत्र है, तो वहीं पर एक समारोह का आयोजन प्रत्येक 5 वर्ष में हर्षवर्धन कराते थे। वो आयोजन बहुत फेमस होता था, उस वक़्त का बहुत प्रचलित समारोह के रूप में वह समारोह जाना जाता था। और वहाँ महामोक्ष परिषद मतलब लोग वो समारोह में जाकर के बहुत अलग-अलग लेवल का बातें को सीखते थे, और महामोक्ष परिषद का गठन किया जाता था। और हर बार यह प्रयागराज में ही आयोजन किया जाता था। क्या लगाया जाता था? महामोक्ष परिषद। बहुत ज्ञान की बातें वहाँ होती थी, और प्रयागराज में ही इसका विशेष रूप से हर प्रत्येक 5 वर्ष पे होता था। बट एक बार कन्नौज में हुआ था, और वो भी बहुत विशाल धार्मिक समारोह था, धर्म से रिलेटेड वहाँ भी बातें चल रही थी। जब हर्षवर्धन लगभग कह लो कि जो उत्तर भारत वाला क्षेत्र है, तो उत्तर भारत से पश्चिम भारत तक प्रवेश कर जाते हैं। मतलब लगभग अधिकांश जगह पे हर्षवर्धन का ही कैप्चर हो जाता है। तो नर्मदा नदी के जो नर्मदा नदी है ना, उसके ही सीमा पे आगे बढ़ते-बढ़ते पहुँच जाते हैं वह, मतलब आगे बढ़ते ही जाते हैं। और जो नर्मदा नदी का सीमा है, वहाँ पर जैसे ही आगे बढ़ रहे थे, तो उनको एक बहुत फ़ेमस राजा हैं, उनका नाम है पुलकेशिन द्वितीय, उनसे उनका सामना होता है। और ये मतलब जो पुलकेशिन द्वितीय हैं, ये कहते हैं कि जो नर्मदा नदी वाला क्षेत्र है, ये मेरा क्षेत्र है, आप प्लीज़ जजमान यहाँ से पीछे चले जाएँ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तो हर्षवर्धन कहते हैं, अच्छा उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हम अपना देखिए हम आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि उत्तर भारत से ये जीतना स्टार्ट किए थे और लगभग पश्चिम भारत का अधिकांश क्षेत्र जीत लिए थे। लेकिन दुर्भाग्यवश वो जब नर्मदा नदी के और बढ़ते जाते हैं और अंदर जाते रहते हैं, हर्षवर्धन अपना सीमा क्षेत्र को बड़ा कर रहे होते हैं, तो पुलकेशिन द्वितीय मिल जाते हैं, और वो कहते हैं कि नहीं, अब हम आपको आगे बढ़ने देंगे नहीं। आगे बढ़ने से पहले आप क्या करिए कि हमसे युद्ध लड़िए, फिर आप हमसे आगे बढ़िएगा। क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय भी अपने आप में बहुत मजबूत शासक के रूप में जाना जाता था। और पुलकेशिन द्वितीय से लड़ाई किसका होता है? हर्षवर्धन का होता है। और लड़ाई ऐसा वैसा नहीं, बहुत भीषण लड़ाई होता है दोनों के बीच में। मतलब युद्ध कह लो कि बहुत अलग लेवल का भीषण युद्ध होता है, क्योंकि दोनों राजा एक पर एक थे। और इस जो युद्ध होता है, इतना भीषण युद्ध, इसका वर्णन पता है कहाँ मिलेगा? एक एहोल नाम का अभिलेख है, उसको आप अच्छे से पढ़ लोगे तो एहोल अभिलेख में जो पुलकेशिन द्वितीय जो राजा थे और हर्षवर्धन जो राजा थे, ये दोनों के बीच का जो युद्ध का वर्णन है वो एहोल अभिलेख में अच्छे से पूरा का पूरा वर्णन के रूप में मिल जाएगा। और इस अभिलेख से यह भी पता लगा हम लोग को चल गया कि जो हर्षवर्धन थे वो हार जाते हैं। किससे? पुलकेशिन द्वितीय से। ऐसे ही पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन को थोड़े रोक लिया, क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय को पता था कि हर्षवर्धन उससे कभी नहीं जीत पाएगा। और हर्षवर्धन आसानी से क्या होते हैं, पुलकेशिन द्वितीय से हार जाते हैं। हालांकि युद्ध तो बहुत ही भीषण हुआ था दोनों के बीच में, टसल का युद्ध था, लेकिन जो लास्ट रिजल्ट आता है उसमें पुलकेशिन द्वितीय का ही जीत होता है। और इसी कारण से हर्षवर्धन की जो गाड़ी दक्षिण भारत की ओर बढ़ रही थी, वो कहीं ना कहीं गाड़ी रुक जाती है एकाएक, और पश्चिम भारत की ओर वो रुख मोड़ लेते हैं। ठीक ना?
क्योंकि देखिए हर्षवर्धन क्या था कहानी बाबू कि वो उत्तर भारत से ही जीतते जीतते आगे बढ़ते बढ़ते पश्चिम भारत में प्रवेश कर गए थे। और पश्चिम भारत में उनको किनसे भेंट होता है? पुलकेशिन द्वितीय से भेंट होता है। और कहीं ना कहीं पुलकेशिन द्वितीय उनको युद्ध में हरा देते हैं। और युद्ध में हराने के बाद हर्षवर्धन का हिम्मत ही नहीं करता है फिर से पश्चिम भारत की ओर आगे बढ़ के लड़ाई करने का। इसीलिए वो अपना रुख कहाँ मोड़ लेते हैं? दक्षिण भारत की ओर मोड़ लेते हैं। कहीं ना कहीं उनका जो गाड़ी आगे बढ़ रहा था पश्चिम भारत की ओर, वो रुक जाता है। और वो किधर अपना रुख मोड़ लेते हैं? दक्षिण भारत की ओर। ठीक है। और इसी कारण वह कुछ मतलब कह लो कि जो विशेष क्षेत्र है ना, वो जो पश्चिम भारत में, वो हर्षवर्धन के कब्जे में आ नहीं पाया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ क्षेत्र था जो हर्षवर्धन के कब्जे में नहीं आ पाया। जो हर्षवर्धन का क्षेत्र आपका उत्तर भारत से और कुछ क्षेत्र पश्चिम भारत से ही जीत पाए, बाद बाकी वो दक्षिण भारत की तरफ चले गए। ठीक है। हर्षवर्धन की इतिहास को अगर आप डिटेल से अच्छे से जानना चाहते हो पूरा एकदम क्या है, तो कहीं न कहीं देखो तो जो हर्षवर्धन की इतिहास आप पढ़ोगे तो जानकारी जो है कहीं न कहीं सीमित ही मिलेगी। क्योंकि मतलब गुप्त साम्राज्य के जैसा मतलब इनका प्रशासनिक व्यवस्था देखने को तो मिल जाता है, लेकिन इसके बारे में बहुत डिटेल्स में वर्णन नहीं मिलता है। जिस प्रकार गुप्त के लिए उज्जैन व्यापार का केंद्र रहा था, ठीक उसी प्रकार आप देखोगे हर्ष के लिए मथुरा बड़ा इंपॉर्टेंट रहा था व्यापार के लिए। तो यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं कि गुप्त के लिए उज्जैन रहा था बिजनेस केंद्र, बिजनेस व्यापार करने का जो सबसे बड़ा केंद्र रहा था वो उज्जैन रहा था। लेकिन जो हर्षवर्धन थे इनके लिए इम्पोर्टेंट क्या रहा था? मथुरा वाला क्षेत्र। मथुरा में मतलब जब मथु हर्ष के समय होता क्या था, जब हर्षवर्धन थे तो एक्चुअली मथुरा में ना सूती वस्त्र का पूरा निर्माण कराया जाता था। और सूती वस्त्र खूब बढ़िया फल फूल रहा था मथुरा वाले क्षेत्र में। और कहा जाता है कि हर्षवर्धन अच्छा खासा टैक्स कमाते थे ये सूती वस्त्र को। जो सूती व्यापारी थे इनका माल को सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेश के वर्ल्ड के अलग अलग कोने कोने जगह पे प्रोड्यूस किया जाता था। और सूती वस्त्र के वजह से हर्षवर्धन का जो इकोनॉमी था वो कुछ ठीक था। क्योंकि आप जानते हैं कि बिजनेस व्यापार करने से कहीं ना कहीं सरकार जो होते हैं उनको काफ़ी फायदा होता है। तो इस प्रकार से मथुरा बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है। लेकिन गुप्त के समय भी कई बार क्वेश्चन बीपीएससी में गिर चुका है कि गुप्त में जो आपका आपका बिजनेस व्यापार केंद्र रहा है वो उज्जैन रहा है। इस चीज़ को अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा। हर्षवर्धन आई होप आपको लगता है हमको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम आपसे इससे पहले भी बोले थे कि थोड़ा सा हम आपको हर्षवर्धन के विषय में फिर से बताएंगे। क्योंकि हर्षवर्धन का जो कहानी है ये कहानी से क्वेश्चन तो आएगा ही। अब राज्यवर्धन कौन था? हर्षवर्धन का बड़ा भाई था। अच्छा, राज्यवर्धन का हत्यारा कौन था? शशांक था। शशांक को धूल चटाने का कसम कौन खाया? हर्षवर्धन ने खाया। हर्षवर्धन को राजा जान के बना कि मजबूरी बस बनना पड़ा? तो हर्षवर्धन जो राजा था उसको मजबूरी बस राजा बनना पड़ा, क्योंकि राजवर्धन की हत्या कर दी थी शशांक ने। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, एक और बात उस दिन आपको बताए थे, जो राजश्री थी वो कैद में बंद थी। और कैद में उसको बंद कौन किया था बताओ? कैद में बंद थी। और जब बंद थी तो वो अचानक से जंगल की तरफ वो भाग गई किसी तरह बच करके। लेकिन जो बहुत सारे मतलब अलग लेवल के गुंडे लोग हैं, मतलब कह लो, वो लोग किसका पीछा कर रहे थे? हर्षवर्धन की बहन का पीछा करते करते, राजश्री का पीछा करते करते कहाँ पहुंच गई? वो जंगल में। जो हर्षवर्धन है उनके जीजा जी थे, उनका नाम क्या था? ब्राह्मण वर्मा, ब्रह्म वर्मा कह लो। तो उनका प्रॉपर्टी को भी बचाना था क्योंकि ब्रह्म वर्मा की हत्या हो चुकी थी। और ये सब चुनौती उनके अंदर थी। और जिसने हत्या की थी वो तो कहीं ना कहीं हर्षवर्धन का दुश्मन भी हो गया था। ब्रह्म वर्मा की हत्या हो गई थी। अच्छा, दूसरा बात है कि हर्षवर्धन के जो बड़े भाई हैं राजवर्धन का हत्या हो गई थी। यहाँ पे दो लोग का हत्या हुई। तीसरा हत्या हुई थी बहुत बाद में जाकर के शशांक का। तो ये जो केस बनता है ये ट्रिपल मर्डर केस बनता है हर्षवर्धन के कहानी में। है तो बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी, लेकिन इसका जो ट्रिपल मर्डर केस बन जाता है। ठीक है। कन्नौज का क्षेत्र जो था, जिसे मालवा का जो शासक था,
है ना। वो क्या कर रहा था कि जो कन्नौज का क्षेत्र था उसको जीतने का प्रयास कर रहा था मालवा का शासक, और वो छीन लेना चाहता था। और एक चीज याद रखना कि जो हर्षवर्धन का जो दामाद था ब्रह्म, आ रहा है समझ में, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं। हर्षवर्धन का जो दामाद था उसका हत्या किसने किया, ये कई बार क्वेश्चन आता है। हर्षवर्धन के जो दामाद था उसका हत्या किसने करा था, तो देवगुप्त ने करा था। अच्छा, राज्यवर्धन की बहन को एक तरह से देखो कि उठाकर कौन ले गया था, राज्यवर्धन की जो बहन थी उसको उठाकर कौन ले गया था, उसको उठा करके ले गया था देवगुप्त ही उठा के ले गया था। क्योंकि जो राज्यवर्धन का जो दामाद है उसका हत्या कर दिया गया था, ब्रह्म वर्मा का हत्या किया गया था ना, वो हर्षवर्धन का दामाद है। किसने किया था हत्या, देवगुप्त ने किया था। अच्छा, देवगुप्त हत्या करके क्या किया था, तो उसकी बहन को भी उठा के ले गया था। क्यों ले गया था, क्योंकि उसको जेल में बंद कर दिया था। तो इस स्टोरी को थोड़ा सा ना याद कर लो, ठीक है। वैसे तो चैप्टर में वैसा कुछ बचा नहीं है जो पढ़ाने लायक है, बस हम पुराना ये चीज आपको थोड़ा सा रिवीजन करवा रहे हैं। चीजें समझ में आ रहा है, कोई डाउट। और जो हर्षवर्धन के पिता थे उनका नाम क्या था, प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन वर्धन था, क्या नाम था, प्रभाकर वर्धन। अच्छा, प्रभाकर वर्धन के कितने बेटे, दो बेटे। एक का नाम हर्षवर्धन और दूसरा का नाम राज्यवर्धन। एक बेटी, उसका नाम क्या, राजश्री, वो एकलौती बेटी थी। अच्छा, प्रभाकर वर्धन की शादी किससे कराया गया, हाँ, उसकी जो बेटी थी राजश्री उसका शादी किससे कराया गया, ब्रह्म वर्मा से। किससे कराया गया, ब्रह्म वर्मा से। बहुत कुशल परिवार था ब्रह्म वर्मा का एकदम। और फिर शादी वादी जब हो गया तो प्रभाकर वर्धन कहीं ना कहीं डेथ कर गया। उसके बाद राजा कौन बन के आता है, राज्यवर्धन। उसका जो बेटा रहता है बड़ा वाला वो राजा बनता है। और राज्यवर्धन जो है वो राजा कहाँ बनता है, हरियाणा के थानेश्वर वाले क्षेत्र में राजा बनता है, ठीक है। और ब्रह्मवर्धन जो उसका दामाद है वो कहाँ पे शासन कर रहा होता है, कन्नौज वाला क्षेत्र में शासन कर रहा होता है। अच्छा, दामाद बाबू जो रहता है ब्रह्म वर्मा, वो कहीं ना कहीं उसका दुश्मनी चल रहा होता है किससे, मालवा के शासक से। अच्छा, मालवा के शासक का क्या नाम था, देवगुप्त था। देवगुप्त क्या चाहता था, कन्नौज के क्षेत्र को मालवा में मिला लेने का। तो देवगुप्त का दुश्मनी किससे चल रहा था, ब्रह्म वर्मा से। ब्रह्म वर्मा कौन था, हर्षवर्धन का दामाद था। प्रभाकर वर्धन पिता थे, दो भाई था, हर्षवर्धन राज्यवर्धन। राज्यवर्धन राजा बनता है। अच्छा, दामाद को क्या देवगुप्त से दुश्मनी करना चाहिए, आप लोग कमेंट करो। अगर दुश्मनी नहीं करता, प्रेम संबंध रहता, तो शायद आज वर्मा भी क्या रहता, जिंदा रहता। ठीक है, लड़ाई सॉल्यूशन है ही नहीं, उसमें किसी न किसी का मर्डर होता है। और देखो, एक लड़ाई के कारण ट्रिपल मर्डर हो गया। एक तो आपका ब्रह्म वर्मा का मर्डर तो हुआ ही, दूसरा मर्डर राजवर्धन का हो गया, तीसरा मर्डर शशांक का हो गया, है ना। और देवगुप्त का भी मर्डर हुआ, यहाँ चार चार मर्डर हो गया है। शशांक भी गया, एक राजवर्धन भी गया, देवगुप्त को भी लपेट ही लिया। उसके बाद एक मर्डर किसका हो गया, ब्रह्म वर्मा का हो गया। चार मर्डर केस, मतलब ट्रिपल मर्डर केस इसको मुख्य माना जाता है। जो ब्रह्म वर्मा है उसकी हत्या जो है वो कंप्लीट रूप से किसने करवाई थी, देवगुप्त ने कर दी थी। और जब हत्या कर दी थी तो राज्यवर्धन का दो परिस्थिति बनता था, दो से भी ज्यादा परिस्थिति बन गया था। राज्यवर्धन क्योंकि बड़ा भाई था, और किनका, राजश्री का। और ब्रह्म वर्मा दामाद था, नया नया दामाद को मार दिया तो इन लोग के लिए मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा, इन दोनों भाई पे, हर्षवर्धन और राज्यवर्धन पे, कि मेरी इकलौती बहन राजश्री का जो हस्बैंड है ब्रह्म वर्मा, उसका हत्या हो गया है, किसके द्वारा, देवगुप्त के द्वारा। ये बहुत मतलब यूनिक बात हो गया था ये लोग के लिए। और कहीं ना कहीं इसकी बहन कह रही थी कि भैया अब तो ये रहे नहीं तो कन्नौज वाला क्षेत्र भी अब लगता है लूट लिया जाएगा, किसके द्वारा, देवगुप्त के द्वारा।
तो भाई आश्वासन दिया कि टेंशन मत लो, तुम्हारा कन्नौज वाला क्षेत्र कहीं नहीं जाएगा, उसको हम बचाएंगे। ठीक है। और दूसरा बहन को आश्वासन ये भी दिया कि जो तुम्हारे हस्बैंड का हत्यारे हैं उनसे हम बदला लेके रहेंगे। ये दोनों भाई एकदम 24/7 खड़े रहते थे अपनी बहन के लिए। और दामाद के जो हत्यारे थे देवगुप्त, उसको राज्यवर्धन एकदम कसम खाया था कि हम देवगुप्त को मार के ही मतलब सांस लेंगे। अच्छा, तो फिर क्या होता है आगे चल करके, जो राज्यवर्धन होता है वो देवगुप्त को मारता भी है क्योंकि उसके जीजा जी का हत्यारा था। और देवगुप्त को जब मारता है तो शशांक पागल हो जाता है क्योंकि देवगुप्त का बहुत प्यारा दोस्त था शशांक। और बोला कि मेरे दोस्त मतलब काहे मारा, तो शशांक शशांक को इज्जत पे पड़ गया कि मेरे दोस्त को मार दिया आकर के कौन, राज्यवर्धन, क्यों मार दिया। तो इस कारण से शशांक इसको मार दिया आकर के राज्यवर्धन को। फिर राज्यवर्धन की हत्या हो जाती है। तो फिर हर्षवर्धन पगलाता है कि काहे मार दिया शशांक मेरे भाई को। इस प्रकार से शशांक की भी हत्या हो जाती है। तो इसी प्रकार से 3 मर्डर 4 मर्डर लगातार होता है सिर्फ एक केस के कारण। और केस एकदम बहुत छोटा सा ही रहता है कि सबसे पहला मर्डर किसका होता है, ब्रह्म वर्मा का, क्योंकि कन्नौज वाला क्षेत्र पे कब्जा जमाना चाहता था कौन, मालवा के शासक। और कन्नौज वाला क्षेत्र पे शासन कौन कर रहा था, ब्रह्म वर्मा शासन कर रहा था। तो कहीं ना कहीं जो मालवा के शासक थे देवगुप्त, अगर उसके मन में लालच नहीं आता कन्नौज वाले क्षेत्र को जीतने का, तो शायद अभी सब लोग जिंदा रहते और कुशल मंगल अपने लाइफ जी रहे होते उस वक्त। ये जिससे पहले नहीं जाते, लेकिन लालच बहुत बुरी वाला, उनको कन्नौज का लालच बढ़ा और यहाँ पे 4 मर्डर हो गया। ठीक है। अल्टीमेटली हर्षवर्धन तो आता है और वो सबको लड़ाई उड़ाई में हरा करके एकदम महान शासक के रूप में साबित होता है। प्राचीन भारतीय इतिहास के क्रम में देखा जाए तो हर्षवर्धन अपना काफ़ी डेवलपमेंट भी करता है और अलग अलग लेवल का समारोह समय टू समय करवाते रहता है। हमको लगता है कि एक नया चैप्टर लाना पड़ेगा क्योंकि हर्षवर्धन का इतिहास आपको हम बोले थे कि हम थोड़ा सा और खुल के बताएंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। तो थोड़ा बहुत आपको हम जो भी था बता दिए। और हम सोच रहे हैं ऐसा कि हम नेक्स्ट वीडियो लाएं और नेक्स्ट वीडियो में दक्षिण भारत का जो इतिहास है उसको अच्छे से पढ़ाएं, क्योंकि वहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन देखे गए हैं। दक्षिण भारत के इतिहास को हम आपको अच्छे से डिटेल्स में पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।